गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा सीए इंटरमीडिएट लेवल पर पेपर नंबर 4 जो आपका टैक्सेशन है उसमें केस बेस्ड एमसीक्यूज। आप लोगों को पता ही है कि आज की डेट में केस बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। आपको एक केस स्टडी दी होगी, उसके ऊपर बेस्ड कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको उस केस के आधार पर आंसर करना है। तो मैं आज आप लोगों से जो एमसीक्यू जो केस बेस्ड हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आईसीएआई ने दिए हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर आईसीएआई का ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, केस बेस्ड, इसमें है ना ये एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा है, वो एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे आया, वो कैसे आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम उस केस स्टडीज पर एक वीडियो ही बना लें। तो मैं आज आपसे पहले 10 जो एमसीक्यूज हैं इनकम टैक्स के वो आपसे डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में 10 और कर लूँगा और बाकी जो बचेंगे उसके हिसाब से मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा। पर क्लास में आपसे 10 एमसीक्यूज डिस्कस करके चलूँगा। हमारे लिए काम भी थोड़ा सा कम रहेगा और ईजिली हम उसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सेक्शन ए इनकम टैक्स लॉ। इसी में आप लोगों का सेक्शन बी जो जीएसटी है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए वो एक इंडिविजुअल दिए हुए, मतलब एक किसी भी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। पर मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कौन से, जो केस बेस्ड हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ आप लोगों से केस बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर और एक एक एमसीक्यू को डिस्कस करना शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आखिर हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे हम एक अप्रोप्रिएट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सेलेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी कम से कम लगे और सही आंसर भी निकल कर आ जाए। तो मैं आप लोगों को एक परफेक्ट प्रैक्टिस कराऊंगा और यहाँ पर जो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा वो बाकायदा एक जैसे कोई क्वेश्चन आएगा जिस किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होगा उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों के साथ में डील करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर। मिस्टर शशिकांत एज 45 ईयर्स। मैं जनरली आपको जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तो पढ़ते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए इस विषय के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो मिस्टर शशिकांत जिनकी एज 45 ईयर्स है इज एन इंडियन सिटीजन एंड ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, फॉरेन बाउंड शिप है and engage in carriage of passenger in international traffic departing from Chennai port on 29th of May। और पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, डेट दी हुई है, आप लोगों ने शिप को ज्वाइन कब किया। द डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर शशिकांत इज 29th of May 2021 and date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing of the ship by Mr. Shashikant is 19th of December 2021. He stayed in India in the last 4 previous year preceding the previous year 2021 and 22 for 400 days and for a period of 750 days in the last 7 years preceding to previous year 21-22. He received salary of rupees 7,20,000 in his NRE account maintained with State Bank of India, Chennai branch. He also furnished detail of other income earned by him during the previous year। कुछ डिविडेंड इनकम है सिंगापुर की कंपनी से, सिंगापुर में ही रिसीव हुई है। एग्रीकल्चर इनकम हुई है इनको एक लैंड जो पाकिस्तान में है और रिसीव भी इनको इंडिया में हुई है। और इनको कुछ रेंट मिला है एक हाउस प्रॉपर्टी जो इनके पास में चेन्नई में थी। और कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर बेस्ड आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके आंसर को हम किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 21 एंड 22। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है बच्चे, रेजिडेंशियल स्टेटस। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस में अब हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात हम लोगों ने बेसिक कंडीशंस होती है इंडिविजुअल के केस में कि अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे तो ऐसे में क्या होगा, बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई, आप आरओआर बन जाएंगे। 2 बेसिक कंडीशन, एक सेटिस्फाई हुई तो आप रेजिडेंट बन गए और रेजिडेंट अगर दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप क्या बन जाते हैं,
ROR अदरवाइज RNOR। और अगर दो बेसिक कंडीशन है उनमें से आप कोई भी सेटिस्फाई नहीं करते तो फिर आप क्या बन जाते हैं, नॉन रेसिडेंट। तो बेटा यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये एक इंडियन सिटीजन है और सिंगापुर बाउंड शिप पर जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक कंडीशन नंबर 182 डेज ऑन बोर्ड इंडिया में रहे तो आप क्या होंगे, रेसिडेंट माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन कहती है कि प्रीवियस ईयर में आपका स्टे 60 डेज या उससे ज्यादा हो और उससे पहले वाले 4 इयर्स में आपका स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई माना जाएगा। पर हम लोगों ने एक बात करी थी कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, आप एक इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़कर जा रहे हैं एज ए क्रू मेंबर ऑन एन इंडियन शिप, तो ऐसे केस में हम लोग बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 डेज कंसीडर नहीं करेंगे। इन दैट केस वी विल कंसीडर 182 डेज। उस केस में हम 182 डेज को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर 21-22 में हमारा जो स्टे है इन इंडिया वो कितना हुआ। और जब फॉरेन बाउंड शिप का केस होता है तो वैसे हम लोग जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति इंडिया छोड़कर जाता है और इंडिया लौटकर आता है इन जनरल, तो हम ऐसे में डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल दोनों को इंडिया में लेकर चलते हैं। पर इन केस ऑफ फॉरेन बाउंड शिप अगर कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजन फॉरेन बाउंड शिप पर जा रहा है तो जो डेट आपकी रिकॉर्ड होगी आपके कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एज ए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस डेट से लेकर जो पीरियड आप लोगों का एंड होगा डेट ऑफ साइनिंग जो मेंशन होगी कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, उस पीरियड को हम इंडिया में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब ये डेट से लेके इस डेट तक का पीरियड जो होगा वो आपका इंडिया में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट मींस इस डेट से पहले का जो पीरियड होगा वो आपका इन इंडिया माना जाएगा, इस डेट के बाद जो पीरियड होगा वो इन इंडिया माना जाएगा। तो स्टे इन इंडिया सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं प्रीवियस ईयर 21-22 में। तो अप्रैल के 30 डेज और मई में आएंगे तो मई के 28 डेज लेकर चलेंगे। कितने, 28 डेज लेकर चलेंगे। उसके बाद में हम लोग इंडिया में माने नहीं जाएंगे, फिर हम सीधे दिसंबर में इंडिया में कंसीडर किए जाएंगे। 19 दिसंबर को इंडिया आए, साइन ऑफ की डेट है तो इस डेट को इंडिया में नहीं माना जाएगा। 20 से हम लोग जो काउंट करना शुरू करेंगे वो दिन काउंट करेंगे इन इंडिया। तो आप काउंट कर सकते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो आपके कितने दिन हो गए, 12 डेज। उसके बाद में 31 जनवरी के और आपके 2022 आएगी तो 28 फरवरी के और 31। और अगर अब आप इन डेज को काउंट करें तो डेज आपके कितने आ जाएंगे, 30 + 28 + 12 + 31 + 28 + 31। तो ये आपके जो डेज आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 160 डेज। तो अब हम लोग अगर बात करें बेसिक कंडीशन नंबर 1 की, जो कहता है कि आपका जो स्टे है वो इन इंडिया 182 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो बेटा मैं आपको बताऊं वो तो आपका पूरा नहीं हो रहा है। बेसिक कंडीशन नंबर 2 कहती है आप लोगों की कि भैया अगर आपका जो स्टे है, अब यहाँ पर हम 60 दिन नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर में 182 डेज है और उससे पहले वाले सालों में 4 प्रीवियस ईयर्स में एंड 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और उससे ज़्यादा है तो आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई माना जाएगा। तो यहाँ पर तो 160 डेज है तो बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। और जब बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऐसे में अगर आपकी कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। तो हमारे इस केस में जो आंसर ठीक है वो कौन सा है, आपका नॉन रेजिडेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 का आंसर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। क्या होगा बच्चे, नॉन रेजिडेंट। अब आप लोगों के पास में जैसे एमसीक्यू की जो बुकलेट होगी आप इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आप लोग अपने आंसर्स को चाहो तो नीचे मैच कर लेंगे। और अभी अगर हम जैसे बार बार मैं ऊपर नीचे करूँगा तो अपने का टाइम वेस्ट होगा, तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम केवल आंसर्स निकालते हैं और नीचे जो इसके सजेस्टेड आंसर्स दिए हुए हैं वहाँ पर मैच कर लेंगे, ठीक है। तो देखो वैसे नॉन रेजिडेंट आ रहा है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप लोग अगर कोई कॉपी लेकर बैठे हुए हो तो आपने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1.1 हमारा आंसर क्या आया, नॉन रेजिडेंट। 1.2, 1.3, 1.4 आंसर्स लिख लिए, फिर नीचे जब आएंगे तो आप अपने आंसर्स को क्या करेंगे, मैच कर लेंगे।
अब आते हैं व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 assume that he doesn't opt to pay tax under section 115 BAC। BAC आप लोग जानते हो न्यू रिजीम, जहाँ पर हम लोग कुछ कंसेशनल रेट की बात करते हैं, कंसेशनल रेट मिलते हैं पर आपको सब्जेक्ट टू कंडीशंस की आपको बहुत सारी डिडक्शंस जो है वो आपको डिसअलाउ कर दी जाती है कि आप ये डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते, तब जाकर आप 115 BAC को बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप मानकर चलिए कि 115 BAC को हम ऑप्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में जो हमारी मिस्टर शशिकांत है उनकी टोटल इनकम क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो नॉन रेसिडेंट होता है इसके केस में केवल दो ही इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होती है, एक तो एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, और नंबर दो हम लोग जानते हैं कि रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ये दो इनकम क्या होती है हमारे नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है, इतना हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके पास में कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन सी इनकम नहीं है। तो बेटा वो कह रहा है ही रिसीव्ड सैलरी इन हिज NRE अकाउंट मेंटेन्ड विद SBI चेन्नई ब्रांच। तो ऐसे केस में देखो वो अगर कहाँ रहा, इंडिया के बाहर रहा, NRE अकाउंट में उसने पैसे रिसीव किए, तो ये इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, डिविडेंड उसको डिक्लेयर हुआ अप्रैल 2021 में, एक्स लिमिटेड सिंगापुर की कंपनी है और सिंगापुर में ही रिसीव हुआ, तो ना इंडिया में एक्रू ना ही इंडिया में अराइज, ये भी नहीं ये भी नहीं। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान। अब देखो इंडिया में अगर एग्रीकल्चर इनकम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं, पर हमारे इस केस में जो इनकम है वो कहाँ से है, पाकिस्तान से। कहाँ से है, पाकिस्तान से, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी। और रिसीव हुई कहाँ पर, इंडिया में, तो हमारी इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, तो इसको हमारे को इंडिया में क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अदर सोर्सेज में हमारी इनकम मानी जाती है। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, तो आपको रेंट रिसीव हुआ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई 3,60,000। बेटा देखो अब यहाँ पर इनकम निकालनी है, तो इनकम निकालते समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये टैक्सेबल होगी। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, तो हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई में है, इसका मतलब इनकम इंडिया में एक्रू हुई। इनकम इंडिया में एक्रू हुई, देन वी हैव टू पे टैक्स ऑन सच इनकम। बट हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज रेंट रिसीव्ड, दिस इज द रेंट रिसीव्ड, नॉट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम कंप्यूट करने के प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए ये इनकम नहीं निकाली गई है। ये जो अमाउंट आपको दिया हुआ है बच्चे, ये अमाउंट आपको क्या दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट हमें मिल रहा है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो हमें ऐसे में पहले जीएबी निकालनी पड़ती है, जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स, एनएबी, फिर हम डिडक्शंस देते हैं अंडर सेक्शन 24, देन हमारी इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी में। तो जब आप लोग ऐसे में कभी सवाल निकालें, अब देखो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 6,10,000 रुपए का ऑप्शन है ही नहीं। जैसे अगर इन दो इनकम को जोड़ दिया जाए तो आप मतलब एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि अच्छा फिर है ना कि कौन सी इनकम को जोड़ा कौन सी इनकम को नहीं जोड़ा। फिर आप सोचोगे कि यार ये पूरी इनकम टैक्सेबल लगता है, ये 1 लाख रुपए भी टैक्सेबल होता होगा, तो आप 7,10,000 रुपए पे क्या करोगे, टिक लगा दोगे कि आपको लगेगा यार 2.5 लाख तो टैक्सेबल है क्योंकि इंडिया में नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई में है, 3,60,000 ये भी टैक्सेबल होगा, दोनों का योग कर देखें तो 6,10,000, पर ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या करें। तो आप ऐसे में सोचते हो कि यार डिविडेंड को भी यहीं पे टैक्सेबल कर देते हैं, तो आप लोग भ्रमित हो जाते हो, भटक जाते हो। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बेटा आपको इनकम पहले सही तरीके से निकालना सीखिए। अब आप इनकम निकालोगे तो कैसे, एग्रीकल्चर इनकम 2,50,000 और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालेंगे तो देखो कोई भी हमारे लिए म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है जिससे हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल लेटिंग वैल्यू निकाल सकें। तो ऐसे में जो रेंट रिसीव हुआ यही हमारे लिए क्या होगा, जीएबी हो जाएगा। तो जीएबी कितना, 3,60,000। कोई म्यूनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा है तो हमारे लिए जो एनएबी होगा वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों का 3,60,000। इसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24,
ए में आपको 30% ऑफ NAV, तो आपको यहाँ पर 30% ऑफ NAV कितना आ जाएगा, आप लोग इसका 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 3,60,000 रुपए का 30%, तो 1,08,000, और आप इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा 2,52,000, और 2,52,000 और प्लस 2.5 लाख आप इसको जोड़ दीजिए तो आपके पास में जो इनकम होगी वो कितनी आ जाएगी, 2,52,000 प्लस 2,50,000, तो आपके पास में आंसर आएगा 5,02,000, और देखो 5,02,000 ऑप्शन है, तो हमारा सी जो है यहाँ पर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सी पर आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मतलब केवल आपको पॉइंट 3 का आंसर करने के लिए ही केवल एज्यूम करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। ये क्वेश्चन खत्म, उसके बाद में हमारी एजम्पशन खत्म। तो आपको केवल इस क्वेश्चन को 1.3 को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एज्यूम करना है। मिस्टर शशिकांत हैज ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई to his minor married daughter on 1st of April 2021, and his wife is a housewife and doesn't have any income. The minor married daughter received the rent from house property. In such case, his total income would be. अभी हमने जो दूसरा क्वेश्चन निकाला, इसमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम निकाली और हमने मिस्टर शशिकांत जी के हाथ में इसको टैक्सेबल कर दिया। बट अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस को क्लब करा, यहाँ पर उनके रिगार्डिंग भी सवाल पूछा। तो मैं आपको पहले क्लबिंग के बारे में बात लेकर चलता हूँ। पहली बात, क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड के प्रोविजंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड के प्रोविजंस जो एप्लीकेबल होते हैं वो माइनर चाइल्ड की इनकम पर एप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूडिंग माइनर मैरिड डॉटर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनर मैरिड डॉटर को भी अगर कोई इनकम हो रही है तो उस पर भी क्लबिंग प्रोविजंस क्या होंगे बच्चे, अट्रैक्ट होंगे। तो पहली बात, अगर मिस्टर शशिकांत अपनी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर भी देते हैं अपनी बिटिया रानी के लिए, तो भी ऐसे केस में इनकम बिटिया रानी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, उस इनकम पर क्लबिंग प्रोविजंस को अट्रैक्ट किया जाएगा। अब हम अगर क्लबिंग प्रोविजंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्लबिंग प्रोविजंस माइनर चाइल्ड के केस में एप्लीकेबल होते हैं। इनकम क्लब की जाती है इन द हैंड ऑफ आइदर पेरेंट्स whose total income before clubbing such income is greater। माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करने से पहले जिस किसी भी पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लबिंग प्रोविजंस को क्या किया जाएगा, आपके अट्रैक्ट किया जाएगा। तो पहली बात, माइनर चाइल्ड मैरिड डॉटर है तो क्लबिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, क्लबिंग ऑफ इनकम आर एप्लीकेबल। अब हम लोग एप्लीकेबल किसके हाथ में करें, क्लबिंग किसके हाथ में करें, तो देखो लिखा है कि वाइफ उनकी क्या है, हाउस वाइफ है, उनकी कोई इनकम नहीं है। तो इसका मतलब अगर शशिकांत जी और उनकी वाइफ में कंपेयर किया जाए तो ऐसे में किसकी इनकम ज्यादा है, शशिकांत जी की इनकम क्या है, ज्यादा है। तो जब शशिकांत जी की इनकम ज्यादा है तो ऐसे में क्लबिंग प्रोविजन शशिकांत जी के हाथ में क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। तो ऐसे में 3,60,000 रुपए का रेंट मिल रहा था, इनकम कितनी आएगी, वही जो अभी हम लोगों ने -30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2,52,000 की इनकम ये किसके हाथ में क्लब होगी, ये क्लब होगी मिस्टर शशिकांत जी के हाथ में। और अब आपसे पूछा उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, तो देखो जो आपको रेंट पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम आ रही थी वो तो टैक्सेबल होनी है, प्लस 2,52,000 रुपीज का हाउस प्रॉपर्टी का भी क्या होगा, रेंट आपके हाथ में क्लब किया जाएगा, इवन इफ इट इज रिसीव्ड बाय माइनर मैरिड डॉटर, क्योंकि आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस यहाँ पर क्या है, एप्लीकेबल है। अब कई बार आप लोगों से बच्चे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, आपसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है और आप लोग फिर से आंसर किसको दे देते, 5,02,000। पर हम एक बात भूल जाते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 वो हमसे एक सिंपल सी बात कहता है कि जब कभी भी माइनर चाइल्ड की इनकम को किसी भी पेरेंट्स की इनकम में क्लब किया जाएगा तो ऐसे में आपको हम एक एग्जम्पशन देंगे, और एग्जम्पशन कितना देंगे, माइनर चाइल्ड की इनकम और 1,500 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो आपको यहाँ इनकम तो हो जाएगी पर आपको 1,500 रुपए का क्या मिलेगा, एग्जम्पशन भी मिलेगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 के अंदर। तो ऐसे केस में आपकी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं 5,02,000 में से माइनस कर दूं
1500 रुपीज, तो मेरे पास में आता है 5,05,100 ओनली। तो 5,05,100 मतलब ए, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। तो बच्चे मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ रोज क्लास में देखता हूँ कि कितने सारे बच्चे हैं ना ऐसे सवालों पे गलती करते हैं। मैंने अपनी क्लासेस में ये क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, और प्रैक्टिस के लिए जब मैंने बच्चों से इसके आंसर्स लिए तो बच्चों की जनरल गलती थी कि वो सेक्शन 1032 का जो डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, वो देना भूल गए। पहली बात तो कई सारे बच्चों ने मेरिट ऑर्डर पर क्या किया, क्लबिंग के प्रोविजंस को अट्रैक्ट ही नहीं किया। कुछ लोगों ने किया पर वो आपके 1032 का एग्जम्पशन देना भूल गए। तो बेटा ऐसे में आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 1.4 पर आ जाते हैं। Mr. Shashikant would like to minimize his tax liability. हर कोई अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज ही करना चाहता है, ये क्या? And consulted you to compute the amount of the same for the previous year 21-22. Accordingly, his tax liability rounded off would be. आपको राउंडेड ऑफ करके टैक्स लायबिलिटी बतानी है, और आप जानते हो कि हम लोग जो राउंड ऑफ करते हैं वो कैसे करते हैं, नियरेस्ट ₹10 में हम लोग आपकी टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। अब बात आती है टू मिनिमाइज। अब मिनिमाइज करने की अगर हम लोग बच्चे बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में हमारे पास में दो रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि आप लोगों ने 115 BAC को ऑप्ट किया, BAC को ऑप्ट नहीं किया। आप लोगों से कह रहा है कि भाई साहब मिनिमाइज करें तो कैसे करें। तो मिनिमाइज करने के लिए अगर हमें अब आंसर निकालना है, देन वी हैव टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी एज पर द बोथ द रिजीम। और जिस किसी में टैक्स लायबिलिटी कम आएगी हम उस ऑप्शन को क्या करेंगे, ऑप्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर देंगे। तो नाउ वी हैव टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर द इन द बोथ केसेस। एंड व्हाट्स द इनकम। और अगर हम इन केस में बात करें इनकी इनकम की कि इनकी इनकम कितनी है, तो बेटा इनकम जो है वो 5,02,000। ऐसी कोई भी इनकम नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है जो 115 BAC में हमें ना मिलती हो। तो अगर 5,02,000 रुपए पर मैं इनकम निकालता हूँ ओल्ड रिजीम में, तो मेरा टैक्स कितना आएगा, मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा। 2,000 रुपये पर तो आपका टैक्स आ जाएगा 20%, 400 रुपये प्लस 12,500 कर देते हैं। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर वी हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। 2.5 लाख का 5%, 12,500, तो ये आ जाएगा 12,900 टैक्स अमाउंट। प्लस करेंगे 4% का सेस, तो यहाँ पर आ जाएगा 13,416। राउंड ऑफ करेंगे तो 13,420 रुपये। यहाँ एक ऑप्शन है। पर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, देन वी हैव टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन द न्यू रिजीम एज वेल। तो हम लोग निकालते हैं 5,02,000 रुपये पर अगर न्यू रिजीम को ऑप्ट करें तो क्या होगा। तो बेटा हम लोग जानते हैं अप टू 2 लाख इस पर 0। अगले 2.5 लाख रुपये पर कितना, 5% कितना आ जाएगा 12,500। और उसके ऊपर जो इनकम होगी उस पर कितना 10%, तो आपका कितना आ जाएगा 2,000 पर 10%। तो 2,000 पर 10% कितना 200 रुपये, कितना आ गया 12,700 रुपये। और 12,700 प्लस कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 12,700 पर अगर हम 4% ऐड करते हैं तो मैं टोटल फाइनल फिगर बता देता हूँ 13,208। राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 13,210। एक जगह आ रहा है 13,420 और एक जगह आ रहा है 13,210। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कहाँ पर आ रही है, न्यू रिजीम में। तो हम ऐसे में अपनी टैक्स लायबिलिटी न्यू रिजीम में कंप्यूट करना पसंद करेंगे और मिनिमम करते हुए हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी 13,210 रुपये। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी। तो अब आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। पहले केस में नॉन रेसिडेंट, दूसरे केस में हमारा जो आंसर है 5,02,000, ठीक है। तीसरे केस में आंसर हमारा 5,05,000 रुपये और फोर्थ केस में 13,210 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अप्रोच समझ में आई होगी। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, कैसे निकाला, किन किन प्रोविजंस को हम लोगों ने यहाँ पे क्लब किया। मैंने जो प्रोविजन एप्लीकेबल है उसको भी रिकॉल करवाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो देखो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन को सही से पढ़ना। अगर हम क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं तो ऐसे में हम उसके रिगार्डिंग जो भी आंसर्स हैं उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। पर अगर हम क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन हमारी समझ में ही नहीं आएगा, हम कुछ आंसर कितने भी ध्यान से निकालने की कोशिश करें, आंसर कभी भी बच्चे हमारा ठीक नहीं होगा। तो अप्रोच हमारी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और जनरली हम लोग अप्रोच में ही क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक है, तो रिलीवेंट बातों को ध्यान में रखना है, इररिलेवेंट बातों को छोड़ देना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, जैसे 10th क्लास की मोहब्बत और 11th क्लास की मार्कशीट किसी काम की नहीं है, छोड़ दो। तो ऐसी तरीके से क्वेश्चंस में भी कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसका हमारे लिए कोई भी रिलीवेंस नहीं होता, और जब रिलीवेंस नहीं है तो हमें उसको स्किप करना ही बेहतर रहता है। पर हम बच्चों के साथ में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ क्वेश्चन में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी हम सोचते हैं यार ICAI ने ये इंफॉर्मेशन दिए तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो होना ही होगा, तो भैया इसको हम लोग क्या करते हैं, करके चलते हैं, इसको हम लोग करके चलते हैं, इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करके जाएंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, और आप तूफानी करने के चक्कर में जिस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता उसका भी कई बार ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि हर एक चीज़ का क्या हो, ट्रीटमेंट, है ना। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। मिस्टर सूरज, एज 48 ईयर, furnishes the following particulars for the previous year 21-22 in respect of an industrial undertaking established in special economic zone in March 2015. It began manufacturing in April 2015. SEZ, देखो जहाँ SEZ की बात आ गई, और अगर SEZ से रिलेवेंट कोई प्रोविजन आपने पूरे इनकम टैक्स में कहीं पढ़ा है तो उसको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए। आपने एक डायरेक्शन पढ़ी थी 10A की, आपने एक डायरेक्शन पढ़ी थी किस कौन सी, 10A की है, याद आ रहा है या नहीं है, 10AA की याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है कि जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप अगर कोई भी यूनिट को एस्टैब्लिश करते हो तो उसमें एक्सपोर्ट पर जो भी आपको प्रॉफिट होंगे, एक्सपोर्ट पर आपको जो भी प्रॉफिट होंगे उनके रिगार्डिंग डिडक्शन मिलेगा। फर्स्ट 5 इयर्स 100%, नेक्स्ट 5 years 50%, next 5 years 50%, subject to condition that amount you have to investment in SEZ redevelopment account. You have to transfer that amount in SEZ redevelopment account. तो फर्स्ट 5 ईयर 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाता है, अगले 5 इयर्स 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, ये डेट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होगी कि हमें ये देखने में फायदा मतलब ये मदद करेगा कि जो करंट हम फाइनेंशियल ईयर में है वो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारे फर्स्ट 5 इयर्स में है या नेक्स्ट 5 इयर्स में है, क्योंकि फर्स्ट 5 इयर्स 100% डिडक्शन मिलने वाला है एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, नेक्स्ट 5 इयर्स ओनली 50%। तो उसके लिए हमारे लिए डेट क्या होगी, काम आएगी। तो बेटा ऐसे में इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है। टोटल सेल दे रखी है 85 लाख, एक्सपोर्ट सेल दे रखी है जिसका प्रोसीड आपको इंडिया में रिसीव हुआ 45 लाख, डोमेस्टिक सेल है 40 लाख और प्रॉफिट फ्रॉम अबव अंडरटेकिंग 20 लाख। मतलब आपको जो ये बिजनेस चला रहे हैं उससे टोटल में प्रॉफिट हुए 20 लाख। ये टोटल प्रॉफिट है, दिस इज नॉट द प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट एक्टिविटी, दिस इज प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट एज वेल एज फ्रॉम डोमेस्टिक सेल। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इंक्लूड freight and insurance of ₹5 lakh for delivery of goods outside India। मतलब ये जो 5 लाख रुपए ये सेल ऑफ गुड्स के नहीं है, ये हमारे किसके, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के। और आप लोग जानते हो जब आप लोग कोई प्रोविजन पढ़ते हैं तो कि इस अमाउंट को हम अपनी सेल का पार्ट नहीं मानते, इस अमाउंट को हम अपनी सेल का पार्ट नहीं मानते। तो ही रिसीव आगे दे रहा है कि आपको 25,000 रुपीज पर मंथ का क्या हुआ, एक रेंट रिसीव हो रहा है। कोई मिस्टर सुधीर है, एक सैलरीड पर्सन है, उनको आपने अपनी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, 25,000 रुपये रेंट आता है, 25,000 रुपये महीने का रेंट आता है। तो ऐसे में हम लोग अगर बात करें तो 12 महीने में कितना आ रहा होगा, 3 लाख रुपये आ रहा होगा। ही अर्नड इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 12,500 एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ₹3,500 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का सेविंग बैंक अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में तो हमारा
अप टू ₹3,500 तक का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और अगर जॉइंट नेम में अकाउंट हो तो ₹7,000 तक का इंटरेस्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। साथ में आप लोग जानते हैं कि हम लोग को जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, इस इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलता है 80TT, ए या बी। सीनियर सिटीजन रेसिडेंट होता है तो बी में मिलता है, और अगर अदर देन सीनियर सिटीजन होता है तो ए में मिलता है। यहाँ पर 48 ईयर्स की एज है तो 80TT ए में इसको डिडक्शन भी मिलेगा सेविंग बैंक में मिलने वाले इंटरेस्ट के रिगार्डिंग मैक्सिमम 10,000। ठीक है, अब मैंने आपके केस के जो सिनेरियो हैं वो ले लिए हैं। अब हमसे पूछता है कि आखिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देना है। तो चलिए जवाब देते हैं। Compute the amount of export turnover and total turnover for the purpose of computing deduction under section 10AA for assessment year 22-23। मैंने आपको पढ़ते पढ़ते बताया कि 10AA पर्पस के लिए जो फ्रेट होता है और इंश्योरेंस होता है इसको हम अपनी टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते, और हमारा ये जो 5 लाख रुपए इस एक्सपोर्ट सेल में शामिल है और एक्सपोर्ट सेल हमारी इस अमाउंट में शामिल है। तो ऐसे केस में ये हमारा 10AA के पर्पस के लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट सेल नहीं माना जाएगा। तो जब एक्सपोर्ट सेल नहीं मानेंगे तो हमारी ये सेल कितनी मानी जाएगी, 40 लाख, और 40 लाख की ये सेल और 40 लाख की ये सेल, तो टोटल सेल हमारी कितनी हो जाएगी, 80 लाख रुपीस की। तो अगर हम लोग बात करें 10AA के पर्पस के लिए, तो 10AA के पर्पस के लिए हमारी जो टर्नओवर होनी चाहिए वो एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 लाख और टोटल टर्नओवर 80 लाख होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हमारा आंसर जो है वो भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर 2 पर आ जाते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू मिस्टर सूरज अंडर सेक्शन 10AA फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। 22-23 मतलब मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 आपका अप्रैल 2015 में क्या हो गया, सेटअप स्टार्ट हो गया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये कौन सा ईयर है, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 20-22, दिस इज द 7th ईयर। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होते हैं अगर फर्स्ट 5 ईयर है तो ऐसे में आपको जो 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट है उनका डिडक्शन मिल जाएगा। 5 इयर्स के बाद अगर अगले 5 ईयर से तो 50% ही आपको क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि डिडक्शन कितना मिलेगा, तो बेटा हमें एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%। तो पहले वी हैव टू कंप्यूट एक्सपोर्ट प्रॉफिट। देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ हमें बिजनेस में, 20 लाख रुपीस का। तो ये पूरे बिजनेस का है, पूरे बिजनेस की टर्नओवर 80 लाख और 40 लाख हमारी एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो मैं प्रोपोर्शनेट निकाल लेता हूँ, तो प्रोपोर्शनेट आ जाएगा 10 लाख। तो मेरे को जो एक्सपोर्ट पर प्रॉफिट हो रहा है वो कितने हो रहे हैं, 10 लाख। और अब मुझे जो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 10AA वो कितना मिलेगा, जो एक्सपोर्ट पर प्रॉफिट है उनका केवल 50%। तो ऐसे में कितना आ जाएगा, 5 लाख। तो मुझे जो डिडक्शन मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 5 लाख। दैट इज ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। अज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, मतलब पॉइंट 2.3 के लिए ही केवल आपको अज्यूम करना है दैट मिस्टर सूरज एस्टैब्लिश्ड यूनिट SEZ यूनिट एंड बिगिन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 18। तो ऐसे केस में आपका 10AA में जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो अगर अप्रैल 18 में बात करें तो फिर प्रीवियस ईयर 21-22 हमारे कौन से ईयर में फॉल करेगा, तो फॉल करेगा 18, 19, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। दिस इज द 4th ईयर। और 4th ईयर मतलब फर्स्ट 5 इयर्स में फॉल कर रहा है, तो फर्स्ट 5 ईयर में आपको क्या होगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो हमारे एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितने निकल कर आए थे, 10 लाख, और 10 लाख का कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 100%। तो पूरा का पूरा 10 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2.4 कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए आपको क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है। और ये एज्यूम करना है ही डजंट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115BAC।
115 बीएसी में वो टैक्स पे करना नहीं चाहते, ऑप्शनल कंसेशनल रेट वो नहीं चाहते। अगर कंसेशनल रेट चाहेंगे तो ऐसे केस में आपको पता है कि ये जो डिडक्शन मिलती है 10AA की वो आपको अलाउ नहीं होती। अगर आप 115 बीएसी को ऑप्ट करते तो आपको ये जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट पर डिडक्शन मिली है 10AA की ये नहीं मिलती। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम 115 बीएसी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, एज वी कैन क्लेम डिडक्शन। ठीक है, अब कह रहे हैं टोटल इनकम कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ टोटल इनकम कितना होगा। देखो भैया 20 लाख तो आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, इसमें से आपको 10AA का डिडक्शन मिल गया। कितना मिल गया था? 5 लाख। तो आपको जो इनकम हुआ वो बिजनेस से कितना हुआ? 15 लाख। सर ये नहीं लेंगे बेटा कि ये वाली डेट तो हमें कब लेनी है? केवल इस पर्पज के लिए। तो वैसे तो क्वेश्चन में 2015 में बिजनेस सेटअप किया है तो उसके हिसाब से 5 लाख का ही डिडक्शन मिल रहा है। उसके बाद में आप लोगों की क्या है, आपकी एक रेंटल इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है कितने की? 3 लाख रुपए की। पर इसमें से आपको 30% ऑफ NAV डिडक्शन मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? 90,000 रुपए का, 90,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2.1 लाख। उसके बाद में इंटरेस्ट है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो आपका SBI से, SBI है, कौन सी बैंक है? सेविंग बैंक अकाउंट लिखा है केवल। तो सेव SB अकाउंट कितना? 12,200। और पोस्ट ऑफिस में कितना है? 5,500। तो बेटा 3,500 रुपये तो एग्जाम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल केवल कितना आएगा? 2,000। टोटल कितना हो गया? 14,500। तो ये आपकी 14,500 क्या हो गई? इनकम हो गई। तो अगर मैं आपकी GTI निकालूँ तो GTI कितनी हो जाएगी? 15 लाख, 17 लाख 10,000, 17 लाख 24,500। अब इसमें से आप डिडक्शन देंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाऊंगा। चैप्टर 6 से, और चैप्टर 6 से में यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी 80 TTA कितना? 10,000 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट के संबंध में। 17 लाख 14,500 आपका क्या होगा? आपका टोटल इनकम आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढो क्या? 17,14,500 कोई ऑप्शन है? यस, सी। तो ये आपका सी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। और हम अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे बात करूंगा मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 पर। पढ़ते चलेंगे। बहुत फिर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ICAI ने निकाल दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, ऐसे ही मतलब आप लोगों के डिटेल्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चन उठा के MCQ में डाल दिया है और पूछ लिया है कि ना उसमें से एक पार्ट इसका इतना बताओ, इसका इतना बताओ, इसका इतना बताओ, और पूरे क्वेश्चन को 4 पार्ट में उन्होंने 4 MCQ बनाकर पूछ लिया है। तो कई बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, कुछ टाइम पास के लिए भी क्वेश्चन केवल नंबर बनाने के लिए डाल दिए, तो कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज करना बनता भी, क्योंकि जब तक यूनिक क्वेश्चन हमारे पास में नहीं आएंगे तब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर किशन इज engaged in the following activity on agriculture land situated in India. Total area of land is 5 acre. 5 acre एरिया पर कुछ उनके पास में एग्रीकल्चर लैंड है, सिचुएटेड है कहाँ पर? इंडिया में। अब देखो बॉस, जो भी एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया होती है वो हमारी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। और अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है then we have to pay tax on such income। ठीक है, और देखते हैं कि आखिर हम कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। He grows sapling and seedling in a nursery। जैसे बीज वगैरह से हम लोग जो छोटे छोटे पौधे नर्सरी में बनाते हैं उनका काम करते हैं। In a nursery spreading over on 1 acre land। 5 एकड़ में से 1 एकड़ लैंड पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सैपलिंग एंड सीडलिंग का काम कर रहे हैं। इसका सेल प्रोसीड 5 लाख रुपए है और इसकी जो कॉस्ट आई थी प्लांटेशन की वो 1,40,000 आई थी। बेसिक ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म ऑन ग्रोइंग, सैम्पलिंग एंड सीडलिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे में ये जो इनकम होगी वो हमारी क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी हमारे इस केस में? एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी? तो सेल प्रोसीड है हमारा
5 और कॉस्ट है हमारी कितने की 1,40,000 रुपए की, तो हमारा 3,60,000 रुपए का क्या हो गया बच्चे, ये एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। 5 एकड़ में से 1 एकड़ का हिसाब पूरा हो गया। एक्टिविटी 2, ही ग्रोज कॉटन ऑन 3 एकड़ लैंड। 3 एकड़ लैंड पर उसने कॉटन किया। 40% ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 4 लाख, कॉस्ट आई 2,25,000 कॉटन। 40% इन्होंने क्या किया, बेच दिया। सेल प्राइस कितना 4 लाख रुपए और इसकी कॉस्ट आई इनको कितनी 2,25,000 रुपए। तो बेटा ये भी आपका क्या है, आपने कॉटन को ग्रो किया, उसको बेचा, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने से आपकी जो भी इनकम आती है वो एग्रीकल्चर इनकम रहती है। तो ये आपकी 1,75,000 क्या हो जाएगी, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60% कॉटन इज ₹3,37,500 रुपीज, मतलब बाकी 60% की बात कर रहा है। द मार्केट वैल्यू फॉर द सेम, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी कितनी है 6 लाख, विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न। ओके, इस 60% कॉटन को इन्होंने सीधे नहीं बेचा, बल्कि इसको इन्होंने क्या किया, इससे यार्न बनाया। इसका मतलब इस पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के बाद इसको यार्न बनाया और यार्न बना के इसको क्या बेचा, बेच दिया। तो हम लोग जानते हैं जब किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कोई बिजनेस, कोई मार्केटिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर देते हैं, तो ऐसे केस में, उस केस में हमें पार्शली इनकम को एग्रीकल्चर, पार्शली इनकम को बिजनेस इनकम के तौर पे कंसीडर करना पड़ता है। तो अब हमें यहाँ पर 2 इनकम निकालनी पड़ेगी। अगर 60% कॉटन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं डालता, मार्केट में बेचता, तो कितने में बेचता, मार्केट वैल्यू पर, दैट इज 6 लाख पर। इसकी कॉस्ट कितनी आई 3,37,500 रुपए। तो ऐसे में 2,62,500 रुपीज हमारी क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। अगर मेरे पास में इसको यार्न में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस नहीं होता, तो मैं इसको मार्केट में 6 लाख में बेचता, और 6 लाख में बेचता और कॉस्ट आई 3,37,000, 3,37,500। तो ऐसे में जो रिमेनिंग अमाउंट 2,62,500 रुपीज का होता है, ये मेरे लिए क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है। अगर मैं खेती नहीं कर रहा होता, मैं मार्केट से यार्न कॉटन परचेज करता, यार्न मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो मैं कितने में परचेज करता, 6 लाख रुपए में। साथ में मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कर दिया, तो मैं मेरा टोटल खर्चा कितने का आता, 7 लाख रुपए का आता है, नहीं आता। और इसको मैं बेच रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ कितने में, 8,50,000 रुपए में। अगर मैं यार्न बनाने का बिजनेस करता, तो ये कॉटन मुझे पड़ती, इसकी कॉस्ट पड़ती 7 लाख, 6 लाख के मार्केट से परचेज करता, 1 लाख का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और 8,50,000 रुपए में बेच दिया। तो ऐसे में मुझे जो प्रॉफिट होता वो कितने का होता, 1,50,000 रुपए का। और ये मेरी क्या होता, बिजनेस इनकम, ये मेरी क्या होता, बिजनेस इनकम। ठीक है, आ जाते हैं एक्टिविटी सी पर। लैंड मीजरिंग 1 एकड़, 5 में से 1 पर हमने सैपलिंग सीडलिंग किया, 3 पर हम लोगों ने कॉटन की बात कर ली, 1 एकड़ बचा। तो 1 एकड़ इन्होंने लेट आउट कर दिया मिस्टर रमेश को, मंथली रेंटल 15,000 रुपए, 15,000 रुपए पर मंथ, विच इज यूज्ड बाय मिस्टर रमेश एज फॉर। मैंने मिस्टर रमेश को 1 एकड़ लैंड किराए पे दे दी, जिसका 15,000 रुपए पर मंथ मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। 50% लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो हम लोग जानते हैं अगर हम रेंटिंग करते हैं पैकेट लैंड की और यूज की जाती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो इसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानकर चलते हैं। तो इसका मतलब ये जो 15,000 रुपए पर मंथ का रेंट है, इसमें से 1/2 आधा 50% हमारा क्या है, 7,500 रुपए पर मंथ हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। और कहता है कि 50% हमने नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे दिया, तो 7,500 रुपये पर मंथ हमारी क्या हो जाएगी, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट अब आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो चलिए ढूंढते हैं क्या हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी ए ओनली, would constitute agriculture income in the hand of Mr. किशन। मिस्टर किशन के हाथ में कितनी अमाउंट को हम एग्रीकल्चर इनकम मानकर चलेंगे।
पूरा का पूरा 5 लाख जो सेल प्रोसीड है, या नील, कोई भी ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। 3,60,000, 3,60,000 कैसे है, 5 लाख में बेचा, 1,40,000 की कॉस्ट आई थी, भाई कॉस्ट घटा दो तो वही तो, तभी तो जो नेट बचता वही तो हमारे लिए इनकम हुई। 5 तो मेरे को सेल प्रोसीड है, जो कॉस्ट आई है उसको माइनस करूंगा, वही तो मेरा इनकम है। तो मेरा इनकम 3,60,000, तो ऐसे में एग्रीकल्चर इनकम हम लोग निकालते भी आए हैं 3,60,000। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। What amount of income from activity B with respect to sale of cotton with respect to sale of cotton would constitute agriculture income or and business income in the hand of Mr. Kishan? बेटा वो ये नहीं कह रहा कि एक्टिविटी बी में पूरी की पूरी एक्टिविटी जो बी की है उससे आपको एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। क्वेश्चन को बहुत शालीनता से पढ़ना है, क्वेश्चन को सही से समझना है। अगर क्वेश्चन को सही से समझ लिया तभी आप सही जवाब निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। बाद में आपका दोस्त आपसे यही कहेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, है ना। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सेल ऑफ कॉटन, तो अगर हम लोग कॉटन वाली एक्टिविटी की बात करें तो हमने कॉटन कितनी बेची, केवल 40%। 60% कॉटन नहीं बेची। 60% कॉटन को तो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। 60% कॉटन को तो मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यार्न, और बाद में मैंने फिनिश्ड गुड्स यार्न बेचा, नॉट द कॉटन। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सेल ऑफ कॉटन। तो बेटा सेल ऑफ कॉटन तक ही आपको बात करनी है। तो सेल ऑफ कॉटन 40% से हमारा क्या हुआ है, हमने निकाल रखा है 1,75,000 रुपीज की एग्रीकल्चर इनकम निकल कर आई है। तो क्या होगा, 1,75,000 की एग्रीकल्चर इनकम, यस, वैसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या 1,75,000 की बिजनेस इनकम बोल सकते हैं, नहीं जी, ये बिजनेस इनकम नहीं है। 1,75,000 की एग्रीकल्चर इनकम और 2,62,500 एज बिजनेस इनकम। तो 2,62,500 कहाँ से आया, तो शायद ये इसकी बात कर रहे हैं, पर ये तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम ही है, ये हमारी बिजनेस इनकम नहीं है। 4 लाख रुपीज एज एग्रीकल्चर इनकम नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कि सेल ऑफ कॉटन से केवल एंड केवल क्या है, मेरे को एग्रीकल्चर इनकम होगी, और वो भी कितने की, 1,75,000 रुपीज की। 3.3 पर आ जाते हैं। What amount of income from activity B with respect to sale of yarn? Now हम बात कर रहे हैं किसकी, sale of yarn की। What amount of the income from activity B with respect to sale of yarn? Sale of yarn, अब sale of cotton की बात नहीं हो रही है, शब्दों का खेल है। कई बार बच्चे केवल एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं, बाकी ध्यान नहीं देते, तो गलतियां हो जाती हैं। सेल ऑफ यार्न कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और ऑब्लिक एंड बिजनेस इनकम इन द हैंड ऑफ मिस्टर किशन। तो हमने निकाला हुआ है कि यार्न के केस में जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारे पास में 2,62,500 की एग्रीकल्चर इनकम आ रही है और 1,50,000 की बिजनेस इनकम आ रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है। 1,50,000 एज एग्रीकल्चर इनकम नहीं, 2,62,000 एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 1,50,000 एज बिजनेस इनकम, यस ये सही है। आगे पैसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। 3,37,500 एज एग्रीकल्चर इनकम, हाउ इट इज पॉसिबल। 3,37,500 तो हमारी कॉस्ट आई थी, तो वो इनकम तो कभी हमारी हो ही नहीं सकती, है ना। और 4,12,500 एज बिजनेस इनकम, वो भी पॉसिबल नहीं है। 4,12,500 शायद कैसे निकाला है, ये 8,50,000 में से हो सकता है 3,37,500 माइनस किया हो। निकाल के दिखा देता हूँ। 8,50,000 में से 3,37,500 माइनस किया और 1 लाख रुपए का हमने और जो खर्चा आया उसको माइनस किया, तो हमारा जो आ रहा है वो कितना रहा है, 4,12,500। तो नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं करते, मार्केट में बेचते, तो हमें क्या होती, एग्रीकल्चर इनकम होती। तो ऐसे में अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैप्टिव कंजम्पशन या कैप्टिव कंजम्पशन तो नहीं बोलूँगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे केस में हमें पार्टली इनकम को बिजनेस और पार्टली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम के तौर पर कंप्यूट करना पड़ता है। ये बात एज पर इनकम टैक्स हम लोग जानते भी हैं। आपने एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक पढ़ा होगा, वहाँ पे आप ये सब बातें समझते होंगे। What would be the income arising from activity C?
कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन द हैंड ऑफ मिस्टर किशन। तो एक्टिविटी सी में हम लोग जानते हैं कि 7,500 तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, 7,500 हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। होल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,80,000 वुड बी एग्रीकल्चर इनकम, नहीं, केवल 50%। होल अमाउंट ऑफ 1,80,000 वुड बी बिजनेस इनकम, नो, रेंटिंग हमारा बिजनेस भी नहीं है। 50% तो एग्रीकल्चर इनकम हम ये जानते ही हैं, पहला दूसरा तो ठीक हो ही नहीं सकता। नंबर सी, 90,000 रुपए वुड बी एग्रीकल्चर इनकम, यस, आधा तो सही लग रहा है। एंड रुपीज 63,000 इज चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 63 कैसे आया? 90,000 रुपए उन्होंने इनकम ली, 30% ऑफ एनएवी क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो 90,000 रुपए में से 27,000 रुपए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 63। तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? तो बेटा नहीं। क्यों? अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा चार्जिंग सेक्शन 22 पर, चार्जिंग सेक्शन 22 पर, चार्जिंग सेक्शन 22 पर, चार्जिंग सेक्शन 22 पर, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी ऑफ विच असेसी इज ऑनर। तो उस केस में हम इनकम को क्या करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करते हैं। बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी, बिल्डिंग का मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, लैंड अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसी लैंड जो आपके बिल्डिंग से क्या है? कनेक्टेड है। पर हियर इन दिस केस जो आपकी ये लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, ये कोई लैंड अपॉर्चुनिटी की या बिल्डिंग की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है। जब बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रही है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ये आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में असेस नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 22 इज नॉट एप्लीकेबल। जो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में यहाँ पर इस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो फिर बचा ऑप्शन डी, यही ठीक होगा। और क्या कह रहा है? 90,000 आप लोगों का क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम, और 90,000 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो बच्चे आप लोग मेरे से पढ़े हुए हो, जहाँ पर आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर शुरू किया, मैंने बिल्डिंग की डेफिनेशन लिखाई है, लैंड अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन लिखाई है, उसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखाया है, और उसके नीचे एक नहीं बल्कि 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिखवाए हैं। और मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिखवाया था कि विच ऑफ द मतलब इन विच हेड फॉलोइंग इनकम कैन बी टैक्स। जो हम नीचे केसेस पढ़ रहे थे उसको किस हेड में हम टैक्सेबल करके चलेंगे। उसमें मैंने तो आपको पॉइंट बताया था कि जैसे हम लोग छत वगैरह पर टॉवर लगा लेते हैं, मोबाइल टॉवर, या जो दीवार होती है उसमें कोई एड लगा लेते हैं, उसके लिए कोई अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे देते हैं, छत किराए पर दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा मैंने आपको समझाया हुआ है। नंबर 2 मैंने आपको समझाया हुआ था कि अगर हम कोई बैकेंड लैंड को किराए पर दे देते हैं तो क्या होगा। तो मैंने आपको वहां लिखवाया था कि दिस विल बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट इन द हैंड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज सच बैकेंड लैंड इज नॉट फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनिटी। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? एक सही ऑप्शन माना जाएगा। 3.5 पर बात करते हैं। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई पूछा है, नॉट टीआई, ऑफ मिस्टर किशन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, अज्यूमिंग ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो देखो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, वो हमारी जीटीआई का पार्ट नहीं हो सकती। तो जो भी बाकी हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बची सबको जोड़ लो। एक्टिविटी 1 में कोई भी हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एक्टिविटी 2 में हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 1,50,000। तो हमारा कितना हो गया? 1,50,000। यहाँ पर हमारी इनकम कितनी हो गई? 90,000, क्योंकि हम अदर सोर्सेज में लेके चल रहे हैं ना। और बाकी तो हमारी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। तो ऐसे में हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2,40,000। और हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? सही जवाब आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ए आपका सही आंसर आ जाएगा, 2,40,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तक जो 3 मल्टीपल केस स्टडी हम लोगों ने की है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अगर मतलब मेरे से क्लास नहीं लिए हुए हो और आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, काम कराने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर कोई फ्रेंड आपका नीडी है तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और
अगर आपको ये वीडियोस देखते समय कोई भी डाउट आ रहा है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ऐसे में आप मेरे मोबाइल नंबर पर इसको पूछ भी सकते हो। और जो मेरा नंबर है वो है 9999791101। तो मैं आपको यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर अवेलेबल रहता हूँ। आप अपनी क्वेरी को, इनकेस कई बार मैं क्लासेस में होता हूँ, लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, कई बार क्लाइंट्स मीटिंग में होता हूँ, तो मैं अगर फ़ोन ना भी उठाऊँ तो आप मेरे को इस नंबर पर अपना मैसेज जो है या क्वेरी जो वो व्हाट्सएप के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं अब बात करता हूँ केस स्टडी नंबर 4 पर। बेटा मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं 10 क्वेश्चंस को डील करूंगा, पर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 10 क्वेश्चंस को डील कर पाऊंगा। जस्ट अभी मेरे को एक मैसेज आ गया है कि है ना मेरे क्लाइंट जो है वो अप्रोच कर रहे हैं मुझे, मतलब मेरे ऑफिस में आने वाले हैं। तो मैं है ना केवल आपको अभी 2 केस स्टडी और कराऊंगा, 4 और 5 नंबर, एंड बाकी जो केस स्टडीज़ होंगी वो हम अपने अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक सडन क्लाइंट मीट मेरे को आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत शुरू करते हैं। मिस्टर राजेश शर्मा है, एज 54 ईयर्स है। जनरली आप एज को है ना ध्यान रखा करो कि एज कितनी है। एज के अकॉर्डिंग कई सारी बातें डिपेंड हो जाती हैं। नंबर 1, आपका टैक्स रेट आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, 2.5 लाख तक नील, 3 लाख तक नील, तो वो आपके एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। नंबर 2, एज को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई सारी जो डिडक्शन होती है, जो कई सारी डिडक्शंस होती हैं उसमें एज भी रिलीवेंट होती है। जैसे 80D मेडिकल इंश्योरेंस, तो वहाँ पर आपका एज रिलीवेंस होता है कि वैसे 25,000 का डिडक्शन मिलता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। 80TT A, TTB इंटरेस्ट, अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 10,000 रुपये तक का 80TT A में डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो कई जगह आपकी जो एज है वो हमारे लिए रेलिवेंस रख सकती है, तो एज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन ABC इंडिया लिमिटेड। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ। 58,000 पर मंथ, तो ऐसे में बात करें तो पूरे के पूरे साल में कितनी आ रही होगी? कैलकुलेटर है मेरे पास, अस्त्र शस्त्र लेके बैठेंगे बेटा, तो ये आपकी पूरे साल में आ रही होगी 6,96,000। ही यूज्ड टू ट्रेवल फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क। ऑफिस के काम से इंडिया के बाहर जाना पड़ता है। और ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन 5th of October 2021 and returned to India on 2nd of April 2022. It means ये जो इंडिया रहे वो केवल इंडिया कब से रहे, कब तक रहे? इन इंडिया ये रहे आपके कब से कब तक? तो फर्स्ट ये इंडिया रहे आपके 1 अप्रैल 2021 से लेकर 5 अक्टूबर 2021 तक। जिस दिन डे ऑफ डिपार्चर होता है उसको भी इन इंडिया कंसीडर किया जाता है। ठीक है, for the previous year 2021-22 following information are relevant. DNS allowances 10% of basic pay for the retirement benefit, तो ये 6,96,000 का क्या जाएगा? 10%, तो आ जाएगा 69,600 रुपीज़। बोनस टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 21-22 अमाउंटिंग रुपीज़ 60,000 टैक्सेबल। He was also reimbursed medical bill for his mother amounting rupees 15,000. It's a perquisite and it is also taxable. आप लोग जानते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग केवल 3 ही केसेस में एग्जम्पशन है कि अगर ट्रीटमेंट आप एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में करा रहे हो, फैमिली मेंबर का, नंबर खुद का और फैमिली मेंबर का, नंबर 2 आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कमिश्नर, तीसरा केस कमिश्नर अप्रूव्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको जो भी अमाउंट खर्च किया जा रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। बाकी केसेस में टैक्सेबल होता है, तो ये कोई 3 केसेस में नहीं, रिम्बर्समेंट है तो टैक्सेबल होगा। He was also transferred a laptop by company for rupees 15,000 on 31st of December 2021.
Laptop was acquired by company on 1st of October 2018 for rupees 1 lakh. Company was charging depreciation at the rate 31.66%, assuming useful life of laptop is as 3 years. तो हम लोग जानते हैं कि जब ये परक्यूजिट है और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट के परक्यूजिट में हम लोग जानते हैं कि भाई आप कितना रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, इट इज टोटली इररिलेवेंट। परक्यूजिट रूल्स में जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया गया उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएबल वैल्यू निकालेंगे और जितने में रिकवर किया गया उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में परक्यूजिट आ जाता है। ही वॉज ऑल्सो रिमेंबर सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट 4,000 रुपीज पर मंथ, तो ये भी हमारे लिए परक्यूजिट है। 4,000 रुपये एक महीने की, तो 12 महीने का कितना 48,000। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग रुपीज 2,400। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो पे करने का ऑब्लिगेशन किसका होता है, एम्प्लॉय का होता है, पर मेरा ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मेरी लायबिलिटी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मेरे लिए फायदा हुआ या नहीं हुआ, यस। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक परक्यूजिट के तौर पर डील किया जाता है। और इसका हम लोग पहला इसका 2 ट्रीटमेंट होगा, एक तो ये परक्यूजिट माना जाएगा और नंबर 2 क्या होगा, इसको सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन भी देकर चलते हैं प्रोफेशनल टैक्स पेड की। 400 इक्विटी शेयर अलॉट किए गए बाय एबीसी इंडिया लिमिटेड एट ए रेट ऑफ ₹250 पर शेयर, मार्केट वैल्यू 350 ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ईशॉप्स नाम का फिर से हमने एक परक्यूजिट पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि जो आप लोगों का फेयर मार्केट वैल्यू और जितने में आपको शेयर मिला है उसका जो अंतर है वो आपके लिए क्या होता है, परक्यूजिट माना जाता है। तो ऐसे में आपको जो परक्यूजिट होगा वो कितने का होगा, 40,000 रुपीज का हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच एसटीटी पे, तो ये तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A। ये आपके 115 BAC को ऑप्ट नहीं करना चाहते, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ सवालों का जवाब देना है। चलिए भैया सवाल पूछिए, हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। व्हाट इज द मिस्टर राजेश शर्मा रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23? हम लोगों को यहाँ पर इन इंडिया कितने टाइम रहा इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले डेज निकाल कर देखते कि भैया आप कितने दिन रहे कितने दिन नहीं रहे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के 5 दिन जरा जोड़ लेते हैं। 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 5, तो आपके जो दिन आ रहे हैं वो 188 डेज आ रहे हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 कहती है कि अगर आपका इसके प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा है तो आप रेसिडेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारा बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई है। कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई तो आप क्या बन जाते हो, रेसिडेंट बन जाते हो। क्या बन जाते हो, रेसिडेंट बन जाते हो। रेसिडेंट पर हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल कंडीशंस लगाते हैं। रेसिडेंट पर हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल कंडीशन लगाते हैं। और एडिशनल कंडीशंस हमारी 2 होती हैं। पहली कि पिछले साल को छोड़कर, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर में आप कम से कम 2 साल क्या हो, रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन 2 कहती है कि प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 7 सालों में जो आपका स्टे है वो कितना हो, 730 और मोर। पर क्या यहाँ पर हमारे पास में ये कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में वो रेसिडेंट था, नहीं था तो कितने सालों में था, या 7 सालों में वो कितने दिन इंडिया में रहा, नहीं, मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। अब मैं क्या यहाँ पर आंसर निकाल सकता हूँ, नहीं। अब मैं देखता हूँ मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए रेसिडेंट but can't determine resident and ordinary resident or resident but not ordinary resident from the given information। वाह, भगवान का शुक्र है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो हमारा जो निकल कर आया वो पहले में आ गया। आगे समय खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा पूछ रहा, व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्यूजिट्स ओनली, नॉट द टोटल सैलरी और समथिंग एल्स, इज टॉकिंग अबाउट परक्यूजिट्स ओनली। तो पहले परक्यूजिट्स देखो यार कौन कौन से हैं। ये तो सैलरी हो गई, डीए हो गया, बोनस हो गया, मेडिकल अलाउंसेज है, ये अलाउंसेज है,
ये रिम्बर्समेंट, ये पहला परक्यूजिट है और टैक्सेबल भी है, ये भी परक्यूजिट है, इस पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको उसका कैलकुलेशन समझाता हूँ। पहले 1 अक्टूबर 2018 को परचेज़ किया, 1 अक्टूबर 2018 को परचेज़ किया, कितने का? 1 लाख रुपए का। हम जब यूज़ करते हुए 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, हम यहाँ पर कोई फाइनेंशियल ईयर एंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। हम यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो चार्ज कब करते हैं? जब ईयर कंप्लीट हो जाता है, फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस के लिए, फॉर कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूजेस के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 30/9/2019 को, वो भी WDV 50% से, तो कितना आ जाएगा? 50,000। WDV कितनी बची? 50,000। फिर अगले 30/9/2020 को हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50% WDV, बचा कितना? 25,000। सेल कब किया है? 31 दिसंबर 2021। तो अभी हम एक बार और डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं 50% WDV, कितना आ गया? 12,500। कितना बचा? 12,500। हमने बेच कब दिया? 31/12/2021 को, मतलब इसके 3 महीने बाद। तो क्या 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे, केवल कंप्लीटेड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो आज की डेट में अगर हम मान के चलते तो लैपटॉप की वैल्यू कितने की? 12,500 की। बेच कितने में दिया? 15,000 रुपये में। तो एम्प्लॉय को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? तो भाई मुझे तो नुकसान हो गया, मुझे परक्यूजिट मतलब बेनिफिट, मुझे बेनिफिट नहीं है। अगर 20,000 की चीज़ में 15,000 में देता, लेकर आता, तो मुझे 5,000 का फायदा था। यहाँ तो 12,500 की चीज़ के मैंने 15,000 रुपये दे दिए, तो मेरा जो परक्यूजिट है वो बच्चे यहाँ पर निल है। चलो ठीक है, तो परक्यूजिट है, ये भी बच्चे परक्यूजिट है। रिम्बर्समेंट, ये भी परक्यूजिट हो गया, परक्यूजिट, परक्यूजिट है, ये भी मेरा परक्यूजिट है। ये तो कैपिटल गेन है, कुछ नहीं। तो बेटा परक्यूजिट मेरे पास में एक, ये भी परक्यूजिट लिखा हुआ है, 2 3 4 परक्यूजिट हैं। सॉरी, ये प्रोफेशनल टैक्स भी परक्यूजिट है, ठीक है। तो अब इसका टैक्सेबल कितना है? 15,000, इसमें निल, इसमें 48,000। तो 15,000 हमारा परक्यूजिट हुआ मेडिकल बिल का, 48,000 हुआ सर्वेंट का, और प्रोफेशनल टैक्स 2,400 रुपये, 2,400 रुपये, और 40,000 रुपये का फ़ायदा हुआ हमें शेयर्स पर, तो 1,05,400 रुपीज़। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। क्या देखो 1,05,400 है? हाँ है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी इन द हैंड ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा? तो देखो अब आपसे सैलरी हेड में इनकम पूछ रहा है, चलो ध्यान रखेंगे। तो देखो अभी हमने परक्यूजिट्स की वैल्यू निकाली, कितना? 1,05,400। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें अब उनको और ऐड कर देते हैं। बेसिक सैलरी थी, बेसिक सैलरी कितनी थी यार? 58,000, 10% और 98,000, ये थी 6,96,000 रुपीज़। डीए था 10%, 69,600। बोनस था आप लोगों का 98,000। मेडिकल अलाउंसेस थे आप लोगों के, मेडिकल अलाउंसेस थे आप लोगों के कितने? डीएनएस हो गया 60,000 रुपये के। ये एक सवाल के तौर पर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं मल्टीपल चॉइस हो, ये आपको मैं 8 नंबर का क्वेश्चन बना के भी दे सकता हूँ कि बेटा ग्रॉस टोटल इनकम निकालो या टोटल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ सकता है ना। 8-10 नंबर का सवाल बन सकता है ये। और कोई चीज़ रह गई क्या? ये परक्यूजिट में जोड़ लिया, ये परक्यूजिट पूछती है, परक्यूजिट में जोड़ लिया, परक्यूजिट में जोड़ लिया, परक्यूजिट में जोड़ लिया। सैलरी में पूछ रहा है इसलिए कैपिटल गेन ऐड नहीं करूंगा, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी पूछ रहा है इसलिए मैं ऐड नहीं करूंगा। टोटल लगा देते हैं। मेरे पास में ये टोटल आता है 10,29,000 रुपीज़। ये आ गई ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी पे से आप लोग जानते हो डिडक्शंस मिलते हैं आप लोगों को अंडर
सेक्शन 16 नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का, जो बहुत सारे बच्चे देना भूल जाते हैं। दूसरा क्या मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन सबसेक्शन 3 में कितने का, 2400 रुपये का। और अब इसमें से आप माइनस कर दो 52,400, तो आपके पास में बचता है 9,76,600 रुपये। देखो क्या कहीं आपके ऑप्शंस में 9,76,600 है? हाँ है, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बाकायदा प्रॉपर एक एक चीज़ समझाता चलाओ। टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ राजेश शर्मा बताइए। टैक्स लायबिलिटी अब कह रहा है कि आपने ऑप्ट नहीं किया 115 BAC को, मतलब हम ओल्ड रिजीम में कंप्यूट करेंगे। तो हम ओल्ड रिजीम में जब अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो पहले 2.5 लाख रुपए तक तो हमारे टैक्स क्या होगा, नील। अगले 2.5 लाख रुपए पर हम 54 ईयर्स की एज है, तो हमारी लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 5% की, तो कितना आ जाएगा 12,500। उसके बाद क्या बचा 4,76,600, इस पर कितना 20%, 76,600 का 20%, तो आ जाएगा यहाँ पर 95,320। ठीक है, इसको जोड़ लो, ये आपका आया 1,07,820। उसके बाद में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A दिया है, कितने का दिया है आपका 94,000 रुपीज़ का। कितने का, 94,000 रुपीज़ का। और आप लोग जानते हो कि इस पर जो टैक्स लगता है वो कितने 15% के रेट से लगता है। तो 94,000 का 15% निकालोगे तो आ जाएगा 14,100। आप टोटल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 1,21,920। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, तो ये आ जाएगा 4,876.8 ले लेते हैं, और इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,26,796.8, और राउंड ऑफ कर देंगे, नियरेस्ट 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा 800। तो देखो कहीं पर 1,26,800 है, तो 1,26,800 पहला ही ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ रही होगी। लौट कर आ जाते हैं किस पर, अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं आपको केवल ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ कि भैया ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका, है ना, ये ठीक होगा। बाकायदा आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाता हूँ। मिस्टर हार्दिक पांड्या नहीं लिखा है आगे, लिखा भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई बाइज्ड नहीं है, हम इंडिपेंडेंट लोग हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मोदी जी कहते हैं कि हमारे सिग्नेचर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से बड़े हैं, और हम लोगों को मोदी जी छोटा करने में लगे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो गई होगी उनको लगा कि सीए के सिग्नेचर बड़े हैं मुझसे, तो मैं उनको छोटा कर देता हूँ, हम IIA लेकर आते हैं, है ना, इनके काम को काट देते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी को, पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, क्लास को फोकस करना चाहते हैं। मिस्टर हार्दिक एज 45 ईयर्स, एज को ध्यान रखेंगे। इज अपॉइंटेड एज सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई 1 फरवरी 2021 इन द पे स्केल 3,500 टू 65,000। इसका मतलब क्या होता है, वैसे आप लोग जानते होंगे, पर मैं तो बाकायदा आपको समझाते हुए डील कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको समझाते चलूँगा। इसका मतलब पता है क्या है कि 1/2/2021 को आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होगी, 35,000 रुपये। उसके बाद जब आपको काम कंप्लीट करते हुए 1 साल हो जाएगा, तो जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो क्या होगी, 35,000 प्लस जो आगे अमाउंट लिखा होता है इतने से बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 38,500 हो जाएगी। फिर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो 3,500 से और बढ़ा देंगे, और हर साल 3,500 से आपकी बेसिक सैलरी को बढ़ाते रहेंगे। और कब तक बढ़ाते रहेंगे, जब तक आपकी बेसिक सैलरी 65,000 नहीं हो जाती। ठीक है,
और इसको डीए भी मिल रहा है 40% ऑफ सैलरी जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। मैं बेसिक सैलरी निकाल देता हूँ। तो देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा 21-22। तो प्रीवियस ईयर अगर 21-22 में मैं बात करूँ तो 1 अप्रैल 2021 में आपकी सैलरी कितनी रही होगी 35,000 रुपये। ये आपकी बड़ी कब है 1 फरवरी 22 को, तो इसका मतलब 31 जनवरी 2022 तक ही इतनी ही रही है 10 महीने की 3,50,000। 1 फरवरी 2022 को सैलरी बढ़ गई होगी और हम प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं तो 31 मार्च तक ही तो निकाल कर चलेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया होगा 38,500 का मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका 38,76 77,000 रुपये। तो आपकी टोटल बेसिक सैलरी हो गई 4,80,000 4,27,000 27,000। ठीक है, ठीक है। कह रहा है डीए कितना बोल रहा है 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो आपका कितना आ जाएगा 4,27,000 रुपीज़ का 40%। तो कितना आ गया 4,27,000 रुपीज़ का 40% आपको 1,70,800। ही इज गिवन रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन on 1st of May 2021, which he occupies only from 1st of October 2021. Company pays lease rent of ₹5,000 per month. Rent free accommodation। अब यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो रेंट तो पे कर रही कंपनी, इसका मतलब कंपनी के द्वारा ओन्ड नहीं है। तो यहाँ पे जब कंपनी के द्वारा ओन्ड नहीं होता तो अपना फंडा क्या होता है, अपना फंडा होता है रेंट पे और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज 50% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब रेंट पे हम कितने महीने का लें, एक सवाल है। हम मई से लेना शुरू करें या फिर अक्टूबर से लेना शुरू करें? तो बेटा बहुत प्रैक्टिकल होके बात करते हैं। अगर मैं सरकार आपको बोलूं कि 1 मई से टैक्स लगेगा तो आप क्या बोलोगे कि साहब मैंने फैसिलिटी तो यूज की ही नहीं ना 1 मई से, मैंने फैसिलिटी यूज करी कब से 1 अक्टूबर से, तो आप मुझसे टैक्स ले लो 1 अक्टूबर से। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना जब से हम बेनिफिट अवेल करना शुरू करेंगे तब से ही हमें टैक्स पे करने की बच्चे लायबिलिटी होती है। आप अलॉट कर दो मैंने अवेल नहीं किया तो मैं टैक्स पे करने के लिए इस पर लायबल नहीं हूँ। इट मीन्स जब हम परक्विजिट निकालेंगे देन ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी टेकन फॉर 6 months ओनली from 1st of October 2021 to 31st March 2022। ठीक है, अगला कहता है he has been paid a car of above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose only। हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, exclusively for official purpose, exclusively for private purpose, partly official partly private, but here car is used for private purpose only। कॉस्ट कार की दे रखी है और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ कार 5,000 रुपए दे रखे हैं, फुल्ली मेड बाय एम्प्लॉयर है, कार एम्प्लॉयर की है। ठीक है, ही पेज लमसम प्रीमियम ऑफ ₹1,20,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हिज सेल्फ एंड हिज वाइफ 43 years फॉर 48 months ऑन 1 अक्टूबर 2021 अकाउंट पेड चेक, और उसने 1,50,000 पीपीएफ में और कंट्रीब्यूट किया। हेल्थ इंश्योरेंस 80D में आता है, पीपीएफ 80C में आता है। मिस्टर हार्दिक इज इंटरेस्टेड टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम अवेलेबल अंडर सेक्शन 115BAC। मतलब वो ऑप्शनल टैक्स जो कंसेशनल रेट्स हैं उनका ऑप्शन भी ऑप्ट करना चाहते हैं। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको लगता है वो आपको सेलेक्ट करना है। What would be the value of rent-free accommodation chargeable to tax in the hand of Mr. Hardik? तो सबसे पहले तो आपको 6 महीने का RFA निकालना है। तो रेंट पेड 5,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हो, 6 महीने में आपने पे किया होगा कितना 30,000,
और कंपेयर करेंगे किससे, 15% ऑफ सैलरी से। तो सैलरी भी हम लोग केवल कितने की लेके चलेंगे, सैलरी भी हम लोग केवल 6 महीने की लेके चलेंगे जो उस रिलीवेंट पीरियड के लिए रही होगी। बेसिक कितनी रही होगी, 35,000 रुपये रही होगी 4 महीने, उसके बाद 38,500 रुपये रही होगी 2 महीने। तो ये हो गया आपका एक 20 और एक 40, तो ये हो गया आपका 77,000। कितना हो गया, 2,17,000 प्लस इसका 40% डीए ले लेंगे, कितना 40%, तो 2,17,000 का 40% आ जाएगा 86,800। और कुछ है क्या जो हम लोग सैलरी में ऐड करें, नहीं, परक्विजिट हम ऐड करते नहीं, टैक्सेबल और कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो आ जाएगा बच्चा आपका 3,03,800, इसका 15% निकाल दो, तो इसका 15% निकालेंगे तो आएगा 45,570, 45,570 रुपीज़। देखो कितना चालाक है, 45,570 भी ऑप्शन दे रखा है और 30,000 भी ऑप्शन दे रखा है। चेकिंग कर रहा है, टेस्टर लगा रहा है वो कि आपको सही तरीके से प्रोविज़न पता भी है या फिर नहीं। मैं होता अगर क्वेश्चन बनाने वाला तो मैं एक ऑप्शन आपको पता है किसके हिसाब से देता, 1 मई के हिसाब से, 5,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ्स। तो ऐसे में भी कई बार बच्चे 1/5 से भी कई बार क्या करते हैं, कंप्यूट कर देते हैं। तो पहली बात तो आपको इस क्वेश्चन में ये समझनी थी कि जब से फैसिलिटी हमने अवेल की है तब से परक्विजिट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और जब भी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं रेंट पेड बाय कंपनी और 15% सैलरी विच एवर इज लोअर। तो हमारे केस में लोअर कितना है, 30,000। तो हमारे हिसाब से सही आंसर क्या होगा, डी, दैट इज 30,000। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन पर। व्हाट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 बाय मिस्टर हार्दिक can be claimed as deduction while computing total income if he doesn't opt to pay tax under 115 BAC। अगर 115 BAC में टैक्स पे करते तो 80D में डिडक्शन ही नहीं मिलता, 80D में डिडक्शन ही नहीं मिलता, पर ऑप्ट नहीं कर रहा है तो यस वी कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ लमसम पेमेंट किया जाता है, यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। हमने 1,20,000 रुपये पे किया 48 के लिए, तो कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, 1,20,000 रुपये निकाला, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 48 मंथ्स, और हम प्रीवियस ईयर में 12 महीने होते हैं तो निकाल देते हैं, और निकाल के कितना यहाँ पे लिख देते हैं। मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, 30,000 लिख देते हैं। तो एक आंसर बच्चों का 30,000 रुपये आता है। कुछ दूसरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, हमने 1 अक्टूबर को पॉलिसी ली है तो प्रीवियस ईयर 21-22 में तो हमने केवल क्या लिया, 6 महीने तो पॉलिसी ली, या पॉलिसी जो कवर कर रही है हमें वो 6 महीने तो प्रीवियस ईयर में कवर कर रही है। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 48 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, और आपका आंसर आ जाता है कितना, 15,000। 15,000 भी ऑप्शन दे रखा है। अब बात आती है कि सही आंसर क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी लमसम प्रीमियम पे कर देते हैं तो ऐसे में हम लोगों को डिडक्शन मिल जाता है, और डिडक्शन कैसे मिलता है, फ्रैक्शनल बेसिस पर। और फ्रैक्शनल बेसिस पे कितना, तो 1,20,000 और इसको डिवाइड कर देते हैं जितने प्रीवियस ईयर के लिए पॉलिसी आपकी इफेक्टिव रहेगी, जितने प्रीवियस ईयर आपकी पॉलिसी क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। तो देखो मैं अगर बात करूं तो मैंने पॉलिसी कब ली है, 1 अक्टूबर 2021 को, और वो भी कब, कितने महीने के लिए, 48 मंथ्स के लिए। तो ऐसे में मेरे 48 मंथ्स कंप्लीट पता है कब तक होंगे, 48 मंथ्स मेरे कंप्लीट होंगे, देखो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, यहाँ पर 6 महीने, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल 48 मंथ यहाँ पर जाके कवर हो गए। मतलब 48 मंथ्स कवर हो रहे हैं कितने में, 5 इयर्स में। कितने में, 5 इयर्स में। तो जो लॉ कहता है, लॉ वो ये कहता है कि जितना भी लमसम प्रीमियम आपने पे किया उसको आप डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, जितना प्रीवियस ईयर आपका
पॉलिसी इफेक्टिव रहेगा, तो इफेक्टिव कितने रहेगा 5, तो ऐसे केस में कितना आएगा 24,000। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 24,000। और एक उन्होंने लगा दिया 25,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट। तो बच्चे मोस्टली बच्चों के आंसर जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मेरे नोट्स उठाकर देखोगे तो आपको वहाँ पर नोटिंग में ही मिल जाएगा कि अगर लमसम प्रीमियम पे किया है तो आपको किस तरीके से डील करना है। What would be perquisite value of car chargeable to tax in the hand of हार्दिक? तो 8 लाख रुपए का क्या था कार की कॉस्ट है, तो मैंने क्या था 10% क्या हो जाएगा कार का यूज करने का हो जाएगा। 5,000 रुपये पर मंथ आपका किराया पे खर्चे पे कर रहा है, 12 महीने में कितने खर्चे पे कर लिए होंगे 60,000। ड्राइवर वगैरह प्रोवाइड किया, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही आपका क्या होगा प्राइवेट पर्पज के लिए दिया है, तो सब कुछ ऐड कर दो परक्यूजिट हो जाएगा, तो 1,40,000। Would you advise to Mr. Hardik to pay tax under 115 BAC? क्या आप मिस्टर हार्दिक को 115 BAC में टैक्स पे करने के लिए सजेशन दोगे? तो मैं सजेशन तो तभी दूंगा, पहले मैं टैक्स तो निकाल लूँ कि भैया किस केस में किसके ऊपर क्या टैक्स आ रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले काम करना सिखाता हूँ। पहले मैं टोटल इनकम निकालता हूँ बच्चे। सैलरी की टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, तो हमारी बेसिक सैलरी आ रही थी 4,27,000। DA आ रहा था कितना, हमने 40% निकाला हुआ है 1,70,800 और कुछ है। RFA अभी हम लोगों ने निकाला कितना 30,000। मोटर कार हम लोगों ने अपनी वैल्यू निकाली मोटर कार की 1,40,000 और कुछ नहीं है। तो अगर हम 115 BAC को ऑप्ट नहीं करते, नॉट ऑप्टेड, तो हमारी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, इसको जोड़िए 4,27,000 प्लस 1,70,800 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000, तो ये आ जाएगा 7,67,800। माइनस कर देंगे 50,000 किसका स्टैंडर्ड डिडक्शन का, तो ये बचेगा 4,17,800। और ये आपकी क्या आ जाएगा GTI, इसमें से 80C माइनस करेंगे 1,50,000 PPF का, 80D माइनस करेंगे 24,000 मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो हमारी इनकम आ जाएगी 5,43,800 रुपीज़। इस पर टैक्स निकाल देते हैं, तो मैं इस पर टैक्स निकाल देता हूँ 43,800 रुपीज़ पर, तो 20% और 2.5 लाख रुपए पर 12,500, तो कितना आ जाएगा 21,260 रुपये प्लस 4% का करेंगे सेस, 4% सेस निकालेंगे वो आ जाएगा 850 रुपये, और आप इसको टोटल जोड़ दोगे तो आ जाएगा 22,110। तो अगर हम 115 BAC को ऑप्ट ना करें तो ऐसे केस में क्या होगा 22,110 हमारा क्या होगा टैक्स निकल कर आएगा नॉर्मल स्कीम में। पर अगर हम 115 BAC को ऑप्ट कर लेते हैं, 115 BAC ऑप्टेड, तो क्या होगा, तो सैलरी 4,27,000, यस, DA 1,70,800, RFA 30,000 रुपये, मोटर कार 1,40,000, टोटल कितना आ जाएगा 7,67,800। स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट अवेलेबल, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, यही हमारी GTI आ जाएगी। डिडक्शन नॉट अवेलेबल, तो ये हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी 7,60,800 रुपीज़, 7,60,800 रुपीज़। पर अगर हम इस पर अब टैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2.5 लाख रुपीज़ पर 0, अगले 2.5 लाख रुपीज़ पर 5% 12,500, उसके बाद अगले 2.5 लाख रुपए पर कितना 10% कितना आ गया 25,000, और उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा 17,800, इस पर कितना
15%। तो 17,800 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2670 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,170 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लगा देंगे तो आ जाएगा 1,607 रुपये और 41,777 और राउंड ऑफ कर देंगे तो 41,780। तो अगर हम 115 BSc ऑप्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू पे टैक्स 41,780 रुपीज़ और अगर हम ऑप्ट ना करें तो हमारे लिए क्या होगा 22,110 रुपये ही टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा विच इज़ मोर बेनिफिशियल 115 BSc को ऑप्ट ना करना। तो बेटा आप यहाँ पर देखिए यस वाला ऑप्शन तो गलत है, बेनिफिशियल तो है ही नहीं, बेनिफिशियल नहीं है। और क्यों बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि वो कह रहा है कि जो नॉर्मल टैक्स रेट में जो लायबिलिटी है वो 32,510 है, नहीं नॉर्मल में तो हमारी लायबिलिटी कितनी आई है 22,110 और 22,110 कहाँ है डी में, तो हमारे लिए ऑप्शन डी क्या है सही आंसर है। तो बच्चे ये मैंने आप लोगों के साथ में पहले 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो केस बेस्ड हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों से डेफिनेटली डिस्कस करूँगा अपने अगली वीडियो में। आज की वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो आप इनको लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।